सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल के अंदर मृदा संसाधन। तो बेसिकली मृदा है क्या, मृदा किसे कहते हैं, मृदा को विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं तथा मृदा परिच्छेदिका क्या है और मृदा को कणों के आधार पर कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखिए मृदा या मिट्टी क्या होती है बेसिकली भाई, यानी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के अंदर उर्वरकता और शस्य उत्पादकता तथा कृषि उत्पादन को क्या करती है, निर्धारण करती है, जिसमें सघन जनसंख्या को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। जैसे हम प्राचीन यानी इतिहास में जाएं तो चाहे जो भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो और यानी चाहे दजला फरात की सभ्यता, नदी घाटियों के किनारों पर ये सभ्यताएं विकसित हुई है। उनका विकसित होने के कारण मुख्य रूप से वहाँ पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ उर्वरक मृदा उपलब्ध थी और साथ में जल की उपलब्धता भी थी। इसके कारण वहाँ अधिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार यानी जो उर्वरक मृदा होती है वो मृदा एक संसाधन है। यदि मिट्टी अनुर्वरक है, बंजर है, ऊसर है और कृषि के लिए अनुत्पादक है तो वो मृदा संसाधन नहीं है। और इस प्रकार यदि हम देखें इसके विपरीत मिट्टी छिछली है या अनुर्वरक है, वहां कृषि यानी विभिन्न कृषि अर्थव्यवस्था को क्या देती है, मृदा यानी वो जन्म देती है। तो इसके अंदर हम देखें तो बेसिकली मृदा क्या है भाई, यानी मृदा लैटिन शब्द सोलम से लिया गया है। यानी मृदा लैटिन शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होगा, फर्श। मृदा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया। फर्श यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भूपटपट्टी है जो 1.5 से 2 इंच मोटी है, जो जिसमें मूल चट्टान, खनिजांश, जीवाश्म अवशेष, वनस्पति अवशेष के समेकन से ऊपर से 1.5 से 2 इंच मोटी परत बनती है, वो क्या है, मृदा के नाम से क्या है, जानी जाती है। तो मिट्टी महीन रूप से विभाजित क्या है, शिला पदार्थ है, चट्टानी पदार्थ है, जिसमें घुलनशील खनिज तत्व भी मिले होते हैं और जो पौधों की वृद्धि के अंदर क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं। तो हम एक डॉक्टर बेनेट जो मिट्टी विशेषज्ञ हैं और उसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी भूपृष्ठ क्या है, मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से क्या है भाई, बनती है। वो क्या कहलाती है, मृदा के नाम से जानी जाती है। दोबारा देखिए, मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों, वनस्पति के योग तथा ह्यूमस से बनती है। ह्यूमस क्या होता है भाई, यानी वनस्पति जीव जंतु के गलने सड़ने से जो मुख्य रूप से क्या है, यानी जीवाश्म पदार्थ बनते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो मिट्टी उतनी ही उर्वरक मुख्य रूप से क्या है, मानी जाती है। यानी एक मिट्टी विशेषज्ञ हुए ओरान जो मूलतः अमेरिका के थे, अमेरिका के मिट्टी विशेषज्ञ, वो बताते हैं कि एक सर्वगुण संपन्न मृदा में 16 पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं भाई, 16 पोषक तत्व होते हैं जो पौधों
तथा विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों के बढ़वार में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अंदर ओरनान या ओरान महोदय के अनुसार उन्होंने बताया कि ये जो 16 पोषक तत्व होते हैं, तो तीन तो मुख्य होते हैं। तीन मुख्य के अंदर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, यानी CHO। ये तीन तो प्रमुख तत्व इसके अंदर होते हैं भाई। इसके अलावा 3 प्राथमिक खादें होती है, यानी क्या 3 प्राथमिक खाद। कौन सी? नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम 3 प्रमुख खादें, 3 मुख्य गैसें जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से क्या है पाई जाती है। और 3 प्राथमिक यानी उत्पाद होते हैं। 3 प्राथमिक गौण पदार्थ होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, यानी Ca, Mg और S। क्या? यानी Mg और S 3 ये गौण यानी 3 प्राथमिक गौण पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 7 सूक्ष्म पदार्थ होते हैं भाई। क्या? यानी 7 सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं तो लोहा होता है, निकल होता है, बोरान होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, बेंडेनियम होता है। ये खनिज पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार यानी 7 खनिज, ये 4 3 10 3 13 और 3 16, और ये यूजीसी नेट और केवीएस के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। और एसएससी के अंदर भी पूछा गया कि एक सर्वगुण संपन्न मृदा के अंदर कौन से यानी कितने पोषक तत्व होते हैं? 12, 16, 18, 20। तो 16 पोषक तत्व इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और जिस मृदा में जितने ज्यादा पोषक तत्व होंगे वो उतनी उर्वरक होगी। यानी विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा है चकनोज मृदा। भारत की देखें तो जो जलोढ़ मृदा है, इसके अलावा काली मृदा, इसमें लगभग क्या है यानी 12 से 13 पोषक तत्व है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर बेनेट ने क्या कर दिया कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों, वनस्पति के योग तथा ह्यूमस से बनती है, वो मृदा के नाम से जानी जाती है। और मिट्टी में पाई जाने वाली जो प्रादेशिक विभिन्नता का संबंध मुख्य रूप से कहां से होता है? उस क्षेत्र की मूल चट्टान, यानी प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। देखिए हम साधारण अपने गांव में भी देखते हैं, एक तरफ आपको क्या है यानी बलुई मिट्टी की प्रधानता मिलेगी, दूसरी तरफ हो सकता है लाल मिट्टी मिले, तीसरी तरफ हो सकता है वहां यानी चीका मिट्टी की प्रधानता मिले। तो उसका मुख्य क्षेत्र क्या होता है? यदि हम देखना चाहें किसी भी क्षेत्र के अंदर यानी जो पाई जाने वाली जो मृदा है वहां प्रादेशिक विभिन्नता वहां पाई जाती है मूल चट्टान में विभिन्नता। मूल चट्टान से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तो मूल चट्टान के अंदर यानी विभिन्नता मिलेगी या विभिन्न प्रकार की चट्टान मिलेगी। दूसरा उसके अंदर जलवायु हो सकता है, जलवायु फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर वनस्पति के अंदर आ सकता है, वनस्पति के अंदर विविधता के कारण प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। इसके अलावा वहां पशु और वनस्पति से संबंधित जो नीचे पाए जाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे किसान का मित्र केचुआ है, मिट्टी को उर्वरक बनाता, निकलता है, ऊपर से नीचे निकलता है, तो मिट्टी उर्वरक होती है। तो इस प्रकार हम यानी देख सकते हैं कि मिट्टी की परिभाषा ये है। इसके अलावा एक मिट्टी विशेष है पीजी वारसेस्टर, पीजी वारसेस्टर, पीजी वारसेस्टर महोदय ने भी क्या है यानी मिट्टी को परिभाषित करते हुए
बताया है कि यह धरातल पर असंगठित पदार्थों, क्या है, यह धरातल पर असंगठित यानी क्या है, पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो अपक्षय विघटन कारकों द्वारा शिलाओं और जैव पदार्थों से क्या होती है भाई, प्राप्त होती है। तो वो यानी मर्दा कहलाती है। और मर्दा की ऊपरी 2 से 1.5 या 2.5 सेंटीमीटर मर्दा तो निर्माण में 600 से 1000 वर्ष का समय इसके अंदर प्रमुख रूप से भाई लगता है। यानी ऊपरी मर्दा ही उपयोगी है, चाहे पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, जीव जंतु, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर मर्दा होती है वही, वो यदि किसी मर्दा को वहां से हटा दिया जाए तो मर्दा बंजर दूसर हो जाती है। जैसे आपने अनुभव भी किया होगा कि जिन क्षेत्र में अपने या ढालू भूमि को समतल करने के लिए वहां ट्रैक्टर से बोरी लगवा देते हैं, तो वहां फिर क्या है, वो भूमि चट्टार हो जाती है। और फिर वहां क्या करते हैं, गोबर की खाद का उपयोग करते हैं ताकि वो मिट्टी में उर्वरकता बने। लेकिन फिर भी 2-3 साल तक वो यानी उतना प्रोडक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो मर्दा है वो वहां से हटा दी गई थी। तो इसी प्रकार यानी वार्षिष्ठ ने भी कहा, यह धरातल पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों द्वारा शिलाओं और जैव पदार्थों से प्राप्त होती है। और ऊपर की 2.5 सेंटीमीटर मर्दा के बनने में 600 से 1000 वर्ष का समय इसके अंदर लगता है। तो ये तो होगी भाई मर्दा की परिभाषा। इसके बाद हम बात करेंगे मर्दा में निर्माणक कारक कौन कौन से पाए जाते हैं। और मर्दा के निर्माण कारक की बात करते हैं तो मर्दा में कई कारक है, यानी मर्दा निर्माण के जो कारक की बात करते हैं कि मर्दा निर्माण में कौन कौन से कारकों का योगदान इसके अंदर होता है। नंबर 1 तो होती है पैतृक चट्टान, या हम इसको कहते हैं मूल चट्टान। यानी मूल चट्टान जो है कैसी है, उसमें खनिजांश पदार्थ की मात्रा कैसी है, तो उस पर निर्भर होता है कि मर्दा की प्रवृत्ति कैसी होगी। जैसे मैं बात करता हूं प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर यदि हम जाएं तो उसके अंदर देखें, जैसे अपने प्रायद्वीपीय भारत के अंदर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार, यहाँ तो प्रमुख रूप से पाई जाती कैसी, काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ काली मृदा मिलने का कारण वहां यानी प्रायद्वीपीय पठार की ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए लावा मिट्टी से हुआ है। तो इस प्रकार मूल चट्टान मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यानी इसके अंदर निभाती है। और मूल चट्टान से मृदा के संगठन में देखें तो इसका 40 से 50% योगदान होता है मृदा निर्माण में मूल चट्टान का। उसके बाद यदि हम दूसरा चट्टान करते हैं उच्चावच, देखिए मूल चट्टान से हमें क्या पदार्थ होगा भाई, यानी मूल जो चट्टान है उससे मृदा को खनिजांश की मात्रा मिलती है। यानी क्या मिलेगा, यानी खनिजांश मूल चट्टान से मिलेगा। एक तो मृदा को खनिज और पोषक तत्व जिसमें लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और बेंडेनियम जैसे कई खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे कई खनिज पदार्थ इससे मिलते हैं मूल चट्टान से। दूसरा हम बात करते हैं उच्चावच, मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उच्चावच। उच्चावच से तात्पर्य कोई पर्वत है, पठार है, मैदान है, वहां से नदियां हैं, या जो विभिन्न प्रकार के अपरदनात्मक कार्य है, या जिसमें अपक्ष और अपरदन की क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा। और इससे जो मुख्य रूप से इसके अंदर उच्चावच के अंदर यदि जलवायु, तीसरा कार्य कौन सा, जब उच्चावच और जलवायु मुख्य रूप से क्या है मूल चट्टान पर कार्य करते हैं, उसमें भौतिक व रासायनिक अपघटन होता है और जिससे यानी वहां क्या पीएच मान
इससे निर्धारित होता है। यानी उच्चावच होगा, उच्चावच का अपवर्तन होगा जलवायु के विभिन्न कारकों में, जिसमें वर्षा के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है। तो उससे क्या होता है, या तो मृदा क्षारीय हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी, और यानी या निरपेक्ष मृदा का निर्माण होगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, लूणी नदियां बालोतरा के बाद खाली हो जाती, क्यों? जिस भूखंड से बहती है वह लवणीय पदार्थों की मात्रा होती है और उसके बाद यह खाली हो जाती है। तो इस प्रकार यानी ये हो गया, यानी जलवायु भी यानी मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को यानी उत्पन्न करने में जलवायु का महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर होता है। इसके बाद आता है चौथा वनस्पति। वनस्पति के अंदर यदि हम देखना चाहें तो वनस्पति से मृदा को मिलती है जीवांश पदार्थ, जिसको कहते हैं हमुस। और जिस क्षेत्र में जितनी मात्रा में सघन वनस्पति होगी वह हमुस की मात्रा में अधिकता होगी और मिट्टी उतनी ही मुख्य रूप से क्या है, उर्वरक होगी। देखिए पिछले 40 से 50 सालों में मृदा का हमने इतना अतिगोल किया है कि मृदा में स्वयं उपजाऊपन बनाए रखने की क्षमता होती है, लेकिन धीरे धीरे एक साल में जहाँ सिंचाई की सुविधा है 2-3 फसलें मुख्य रूप से ली जाती है, जिससे मृदा को जो स्वयं उपजाऊ बनाए रखने की जो क्षमता थी धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो रहा, ह्रास हो रहा है और मृदा अनुर्वरक, बंजर, ऊसर, लवणीय, क्षारीयता की समस्या से मुख्य रूप से क्या है, यानी ग्रसित हो रही है। तो उसका मुख्य कारण यानी हमारी जो कृषि का जो यानी तरीका है वो परिवर्तन हो गया। जैसे पहले किसी किसान के पास 50 बीघा भूमि होती थी तो 50 बीघा भूमि में वो सावणी की फसल करता था और 50 में सरडी की, जिसके कारण क्या यानी वो भूमि 6 महीने उसके अंदर पशु चारण की क्रिया होती थी, घास फूस उग जाता था, फिर उसके अंदर यानी बुआई होती यानी उसके अंदर मुख्य रूप से बाढ़ होती थी तो घास नीचे जल जाता था, जिसमें कई कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते थे, उसको गड़ाने सड़ाने का काम करते थे, तो मिट्टी वो वापस उर्वरक हो जाती थी। और फसलों के अंदर हेर फेर करके बोते थे, यानी एक बार लंबी जड़ों वाली फसलें जैसे गुआर बो दिया, चना बो दिया, दूसरी तरफ जैसे मोठ बो दिया या यानी बाजरी फसल। तो इस प्रकार जो कृषि का है यानी जो तरीका है पैटर्न चेंज हुआ, जिसके कारण मृदा की जो उर्वरक क्षमता है धीरे धीरे घटी और दूसरे ऊपर से पेस्टिसाइडों का प्रयोग हमने कर दिया, उसके कारण मृदा के अंदर जो वर्तमान में लवणीय क्षारीयता की समस्या से ग्रसित हो रही है। तो ये योगदान होता है इसका यानी वनस्पति का। इसके बाद हम बात करते हैं अपवाह यानी मिट्टी का विभिन्न कारकों की वजह से, चाहे वो नदी हो, चाहे वो हिमानी हो या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है। जैसे नदियां उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी बालू का स्तूप और मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा, तो यानी इसका भी प्रभाव प्रमुख रूप से क्या है होता है। यदि वहां जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है तो मिट्टी की संगठन क्षमता मजबूत होगी, वहां जीवाश्म यानी वनस्पति अवशेष उगेंगे, और यदि मिट्टी के अंदर संगठन क्षमता कमजोर है तो मृदा धीरे धीरे क्या है अनुर्वरक हो जाती है। तो अपवाह का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा मानव सहित विभिन्न जीवधारियों का योगदान भी इसके अंदर होता है, यानी मानव का हैसियत कितना है, जीव जंतु उसमें कितनी मात्रा, क्यों जीव जंतु के गलने सड़ने और उस पर विभिन्न प्रकार के मलमूत्र करने से भी क्या है मृदा उर्वरक बनती है। तो ये 5-6 कारक हैं जो मृदा निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो मृदा होती है, मृदा के अंदर एक उचित अनुपात में जल की मात्रा होती है, वो है यानी मृदा के अंदर 25% मात्रा जल की होनी चाहिए ताकि उसमें खनिजांश घुस के उसमें यानी उसकी संगठन क्षमता है वो मजबूत बनी रहती है। इसके अलावा 15 से 35% वायु की भी मात्रा इसके अंदर मृदा के अंदर होती है। इसके अलावा मैं बात करूं यानी जैव पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भी यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। 3 से 12% उसके अंदर इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर होती है। तो ये तो हो जाता है कि बेसिकली हमने यानी मिट्टी को निर्माण के अंदर यानी जो सहायक कारक है
उनके बारे में हमने डिस्कस इसके अंदर किया। अब हम बेसिकली मृदा परिच्छेदिका क्या है उसके बारे में देखेंगे। मृदा परिच्छेदिका कितने प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाई जाती है। देखिए जो हमारी ये जो भूस्तर के नीचे यानी शैलों के लंबवत सतहों के अंदर सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मृदा। यानी ये हमारी भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी के अंदर यानी क्षैतिज रूप से जो मृदा की जो परतें पाई जाती है 1 2 3 यानी दोबारा मैं एक बार परिभाषित करता हूं मृदा कि भूस्तर के नीचे स्थित शैलों के ऊपरी भाग में लंबवत सतहों के अंदर जो सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। और मृदा परिच्छेदिका 2 से 3 इंच मोटी परत वाला भाग ही मृदा परिच्छेदिका होता है। इसके अंदर विसंगठन क्षमता में यानी काफी विविधता पाई जाती है। जैसे यानी मृदा परिच्छेदिका को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर एक आ जाता है यानी कैस्तर आ जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो यानी ये वाला खैस्तर आ जाता है। तीसरा गैस्तर यानी 3 स्तर इसके अंदर मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रथम जो स्तर होता है इसमें को यानी कैस्तर या इसको ए स्तर भी कह सकते हैं। तो कैस्तर के अंदर ह्यूमस की मात्रा यानी जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, क्योंकि वनस्पति का ऊपरी भाग के यानी उसमें उगने उसके अंदर नष्ट होने से यानी ऊपर जीवांश की मात्रा है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर क्या होती है भाई, अधिक होती है। इसके अलावा बारीक पदार्थ भी इसके अंदर यानी मूल चट्टान के बारीक पदार्थ भी होते हैं और जीवाश्म पदार्थ होते हैं जो पौधों को बढ़ने के अंदर और उसके अंदर पोषकता देने में इन कैस्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी जो कृषि फसलें हैं तो कृषि फसलों को बढ़वार में कैस्टर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मूल खनिज पदार्थ भी इसमें होते हैं, जैव पदार्थों की मात्रा भी प्रचुरता से इसके अंदर होती है। और इस मंडल को अनूढ़ या विच्छालन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यानी ये एसएससी में पूछा गया कि मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी भागों को किस नाम से जाना जाता है, अनूढ़ या विच्छालन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं खैस्तर। तो खैस्तर मध्यवर्ती स्तर होता है, यानी जो ऊपरी मृदा है उसके बाद उपमृदा के रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो मध्य स्तर के अंदर यानी मुख्य रूप से अपक्षित चट्टानी पदार्थ बालू और मुख्य रूप से क्या है विभिन्न प्रकार की गाद चीका मिट्टी की प्रधानता इसके अंदर होती है। और इस मंडल को यानी संपोड या संचलन मंडल के नाम से जाना जाता है। संचलन मंडल को उपमृदा भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, अपक्षित चट्टानी पदार्थ होगा, बालू होगी, गाद होगी, चिकना मिट्टी की प्रधानता मुख्य रूप से इस परत के अंदर पाई जाती है। और कैस्तर से यानी कम उपजाऊ होता है खैस्तर, लेकिन फिर भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि मूल चट्टान के अपक्षित होकर उसको चूर्ण बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर होता है। इसके बाद आता है गैस्तर। और गैस्तर भाई मृदा निर्माण की हम प्रारंभिक स्टेज कह सकते हैं। और मृदा इसमें शिलाचूर्ण से बना होता है। चट्टानी पदार्थ मुख्य रूप से क्या है, मूल चट्टान है वो मुख्य रूप से यानी यहाँ पर मिलती है। जैसे आप देख भी रहे होंगे डायग्राम के अंदर, यानी मूल चट्टान है उसके यानी टुकड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं और कहीं कहीं पर मूल चट्टानें मिलती हैं। तो यहाँ मृदा निर्माण की यानी प्रारंभिक स्तर कह सकते हैं, जहां चट्टानों का विघटन होता है और मूल चट्टानें यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इस प्रकार मृदा परिच्छेदिका के अंदर क्या होता है, यानी भूपृष्ठ से हम नीचे जाएंगे तो मृदा के अंदर यानी जो लंबवत स्तर में जो परतें पाई जाती है मृदा की ऊपरी भूपृष्ठ पर जो 2 से 3 सेंटीमीटर यानी ऊपरी भाग होता है उसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। या इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो सटीक उत्तर देना है कि भूस्तर तथा
तथा नीचे स्थित सेलों के ऊपरी भाग में लंबवत सतहों को यानी क्या कहते हैं, मर्दा परछेदिका कहते हैं। मर्दा परछेदिका 3 प्रकार की होती है, कैश कर, गैस कर और गैस। यानी 50 शब्द सीमा लिखनी, जिसमें ऊपर आप ये दे सकते हो, एक में यानी कैश कर में हाउस की मात्रा होती है, ठैस कर में यानी मूल यानी अपक्षित चट्टानी चूर्ण गाद चीका मिट्टी होती है, गैस कर के अंदर यानी शिला चूर्ण व मूल चट्टाने प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये तो हो गया भाई मर्दा परछेदिका। अब हम बात करेंगे मर्दा में के प्रकारों में कणों के आधार पर। किसके आधार पर भाई, यानी कणों के आधार पर मर्दा के प्रकार, यानी कणों के आधार पर, कणों के आधार पर है, यानी मर्दा के प्रकार, कितने प्रकार की मर्दा होती है। देखिए मर्दा कई भागों में विभाजित करेंगे, जैसे रंग के आधार पर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, तो कई प्रकार की मिट्टी के अंदर विभाजित करेंगे। और इसके अलावा यानी रासायनिक संगठन क्षमता के आधार पर अमेरिकी भूगोलवेताओं ने भी रासायनिक दृष्टि से मिट्टी का यानी विभाजन किया है। उसका भी हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जेप्टिसोल मर्दा है उसको जलोढ़ मर्दा को कहते हैं, वो भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। एंटीसोल मर्दा है वो मरुस्थलीय मर्दा है। इसके अलावा एल्फीसोल मर्दा है वो नवीन जलोढ़ मर्दा है। वर्टिसोल मर्दा है भारत की काली मिट्टी को कहा जाता है। वो हो गया उसका रासायनिक संगठन, जिसमें यानी विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर वहां उसमें पाए जाने वाले यानी रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर मिट्टी का जो वर्गीकरण है उसका भी हम देखेंगे। इसके बारे में भी यानी बहुत से पेपरों में पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, कि भारत राजस्थान में वर्टिसोल मर्दा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में एल्डिसोल मर्दा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में वर्टिसोल मर्दा कहाँ पाई जाती है। तो यानी हम पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी यानी कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल बैच भी इसके अंदर लगे हुए। देखिए पहले आती है यानी मर्दा के अंदर कण, बारीक कण से लेकर जैसे जैसे नीचे जाएंगे मर्दा में कणों का आकार है वो वृद्धि होती जाती है। और मर्दा के अंदर यानी महीन से लेकर यानी मर्दा को यानी 2 सेंटीमीटर, यानी हम बात करते हैं कलिनी मर्दा महीन कणों वाली होती है, 2 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र यानी टुकड़े होते हैं वो मर्दा कहलाती है कलिनी मर्दा। और कलिनी मर्दा इतनी बारीक धूल कण होते हैं जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको कहते हैं एक्सरे विश्लेषण। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है परिभाषित किया जाता है। दूसरी आती है मर्तिका, जिसको हम क्ले के नाम से जाना जाता है। और क्ले के अंदर देखें 0.002 मिमी यानी मिलीमीटर यानी कणों का आकार होता है। 0.002 मिलीमीटर तक इसके कणों का आकार है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं तो गाद आ जाती है भाई। और गाद के अंदर यदि हम देखना चाहें तो गाद पाई जाती है 0.02 से 0.05 के मध्य, यानी 0.002 यानी एक जीरो हो रहा है 0.0 यानी इसके अंदर देखना चाहें 0.0 यानी 0.002 से लेकर 0.05 तक मिलीमीटर व्यास का जो टुकड़ा होगा वो गाद कहा जाता है, छिंद कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है सूक्ष्म रेत। तो सूक्ष्म रेत यानी 0.05 से 0.2 यानी क्या होगा 0.05 से 0.2 तक जो व्यास के टुकड़े होंगे उसको हम सूक्ष्म रेत फाइन सैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थूल रेत होती है, वो 0.2 से यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर 2 तक होती है। 0.02 से 2 मिलीमीटर
तक यानी जो मिट्टी होगी उसको हम सूक्ष्म रेत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यानी 2 मिलीमीटर से अधिक होगी से अधिक उसको हम बजरी या भूटिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार कणों के आधार पर मृदा कुछ है। कलीली मृदा जिसको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, दूसरा मृत्तिका यानी 0.02 मिलीमीटर, और मृत्तिका कैचमेंट होती है, मिट्टी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाद 0.02 से 0.5, सूक्ष्म रेत 0.05 से यानी 0.2, इसके अलावा स्थूल रेत 0.2 से यानी 2 के बीच होती है, और बजरी भूटिका 2 या 2 से अधिक व्यास वाले जो यानी चट्टानों के टुकड़े होते हैं उसको हमें यानी बजरी या भूटिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यानी भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण है, विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण भी हम देखेंगे। तो भारत के अंदर यानी कई भूगोलवेताओं ने, मिट्टी विशेषज्ञों ने मृदा का वर्गीकरण किया है, और सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने भारतीय मृदा को 8 प्रमुख तथा 27 गौण भागों में विभाजित किया है। ये अनेकों बार एसएससी है, आर्मी है, जीडी की भर्ती में पूछा गया है कि भारतीय मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन 8, 20, 9, 10, 12, 24 और इस प्रकार या 8 प्रमुख और 27 गौण भागों के अंदर विभाजित किया है। तो इस प्रकार आज का जो ये टॉपिक है, हमने मृदा या मिट्टी को यानी परिभाषित किया, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।